हेलो एवरीवन। आज के इंग्लिश लिटरेचर के इस वीडियो में हम लोग जो आपके सामने कुछ ऐसे बेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उनके क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग जो है उनके एक्सप्लेनेशन को यानी उनके आंसर्स को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें जितने भी बेस्ट आंसर हैं मैं आपके सामने उनको शेयर करूंगा आपके सामने। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, गेट एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस या फिर स्टेट लेवल इंग्लिश टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं थ्रू द स्टेट पीएससी, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो आज के क्वेश्चन जो है आपके सामने कुछ इस तरह से है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो इंट्रोड्यूस द टर्म एस्मेप्लास्टिक इमेजिनेशन। एस्मेप्लास्टिक इमेजिनेशन जो टर्म है वो किस ऑथर ने यूज किया था? आर्नोल्ड, रस्किन, थॉमस हार्डी, कॉलरिज। तो यहाँ पे ऑप्शन में मैंने सरनेम यूज किए हैं। तो यहाँ पर जो एस्मेप्लास्टिक इमेजिनेशन है किस ऑथर ने यूज किया है ये बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बता सकते हैं। तो एस्मेप्लास्टिक इमेजिनेशन जो टर्म है वो सैमुअल टेलर कॉलरिज ने यूज किया था और सैमुअल टेलर कॉलरिज ने एस्मेप्लास्टिक इमेजिनेशन को अपने जो वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया जो कि उन्होंने 1807 में लिखा था, करीबन आज से 200 साल पहले, उस वर्क में यूज किया था। तो एस्मेप्लास्टिक इमेजिनेशन के अंदर जनरली जो है हम अपनी इमेजिनेशन को जो है प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन इन दोनों में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर अगेन इमेजिनेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। तो सैमुअल टेलर कॉलरिज ने इस टर्म को 1807 में अपने वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया में यूज किया था। सो प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर, यानी सैमुअल टेलर कॉलरिज जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जॉर्ज इलियट वाज द पेन नेम ऑफ सैमुअल लैंगॉन क्लेमेंट, मैरी एन इवांस, जेन ऑस्टन या फिर रोजेटी। तो विक्टोरियन एरा में जॉर्ज इलियट जो है बहुत फेमस नॉवलिस्ट रही हैं। तो जॉर्ज इलियट, देखिए नाम से पता चल रहा है कि किसी मेल का नाम है। जॉर्ज जो है जनरली मेल का नाम होता है इंग्लिश के अंदर। तो जॉर्ज इलियट जो पेन नेम था, तो जॉर्ज इलियट का अपना असली नाम था और वो एक लेडी थी। तो सैमुअल जो जॉर्ज इलियट का जो रियल नेम था वो क्या था आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने। तो जॉर्ज इलियट को क्या जरूरत पड़ी कि अपने नाम को चेंज करने की? इसके पीछे भी एक पूरी की पूरी उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। तो जॉर्ज इलियट जो था वो पेन नेम था किसका? मैरी एन इवांस। तो प्लीज इसमें जो करेक्ट आंसर है वो मैरी एन इवांस है। तो विक्टोरियन एरा के अंदर जो उस समय की जो लेडी हुआ करती थी वहां पर, तो विक्टोरियन एरा में अधिकतर जो लेडी थी वो रोमांस से रिलेटेड नॉवल लिखा करती थी, वर्क को पब्लिश किया करती थी। तो जनरली जो एक तरह का स्टीरियोटाइप बना हुआ था कि जो विक्टोरियन एरा में जो वुमेन है उनकी जो राइटिंग है वो केवल रोमांस से ही लिमिटेड थी। बट जॉर्ज इलियट के वर्क को आप जब देखोगे, इनके फेमस जो वर्क है जैसे मिडल मार्च है और भी वो फेमस इन्होंने वर्क लिखे हैं, करे हैं, तो उसमें आपको पता चलेगा कि उस वर्क में रोमांस से रिलेटेड कोई चीज ऐसी है ही नहीं। तो विक्टोरियन एरा में इन्होंने बहुत अच्छे नॉवल लिखे। तो उस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने के लिए मैरी ने अपना नाम जॉर्ज इलियट में कन्वर्ट कर लिया। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो बी है, मैरी इन इवांस जो था जॉर्ज इलियट का असली नाम था। क्वेश्चन नंबर 3, मैरी मॉरमैन इज अ बायोग्राफर ऑफ शैली, यानी यहां पे जो शैली है वो पीबी शैली है। विलियम वर्ड्सवर्थ सेकंड ऑप्शन, स्वैनब्रून सी ऑप्शन एंड डी इज अ येट्स। तो मैरी मॉरमैन जो थी जो बायोग्राफर है किसकी? तो वो जो बायोग्राफर थी, देखिए मैरी कैरोलिन मॉरमैन जो उनका कंप्लीट नाम है, उन्होंने जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं जो कि 18th सेंचुरी के बहुत फेमस पोएट रहे हैं उनकी बायोग्राफी लिखी थी। तो उनकी बायोग्राफी जो थी उन्होंने 2 वॉल्यूम्स में लिखी थी, बहुत फेमस इनकी बायोग्राफी है। आपको कभी इसके बारे में कुछ पढ़ने को मिले तो जरूर पढ़िएगा। सो इट्स नोन फॉर 2 वॉल्यूम बायोग्राफी ऑफ द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। तो मैरी कैरोलिन मॉरमैन जो थी बायोग्राफर थी किसकी? विलियम वर्ड्सवर्थ की। सो आप देखिए ये जो वॉल्यूम है
फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम। तो पहला वॉल्यूम जो आया था वो 1957 में आया था और सेकंड वॉल्यूम जो आया था वो 1966 में आया था। तो ये दोनों ईयर को भी प्लीज आप याद करके रखिएगा। 1957 द फर्स्ट वॉल्यूम वाज पब्लिश्ड एंड द सेकंड नॉवल वॉल्यूम वाज पब्लिश्ड इन 1966। तो इसमें मैरी कैरोलिन मॉर्मन को प्राइज भी मिला था, जिसमें जेम्स टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी के लिए उनको मिला है। सो प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ प्राइज, जेम्स टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज। ओके, तो प्लीज मार्क बी एज ए करेक्ट आंसर। मैरी मॉर्मन ने विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, हु सेड शेक्सपियर हैज नो हीरोज हैज ओनली हीरोइन। यानी शेक्सपियर के जो वर्क है, जो उन्होंने ड्रामा लिखे हैं 16-17 सेंचुरीज के अंदर, 16 सेंचुरीज में, तो उन्होंने जो ड्रामा लिखे हैं उनमें केवल हीरोइन थी, हीरो नहीं था। ऐसा किसने कहा था? पीबी शैली, जॉन रस्किन, इलियट्स, जनरली यहाँ पे हम लोग जॉर्ज इलियट्स का नाम ही रखेंगे, हैजलिट्स। तो इनमें से किसने कहा था? विलियम शेक्सपियर के नॉवल में, सॉरी ड्रामा में केवल हीरोज नहीं है बल्कि हीरोइन है। तो ऐसा जो था वो शेक्सपियर हैज नो हीरोज हैज ओनली हीरोइन, ये पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट है, जो कि ये जो स्टेटमेंट है जॉन रस्किन ने दिया था। क्योंकि जनरली शेक्सपियर के वर्क के अंदर आपको दिखेगा कि जो फीमेल पार्ट है उसने ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले किया एज कंपेयर टू मेल पार्ट्स का। तो ऐसा इसलिए कहा था जॉन रस्किन ने। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट वी कैन इंटरप्रेट दैट द शेक्सपियर प्ले, हीरोइन प्ले अ वेरी क्रूशियल पार्ट देन द हीरोज पार्ट। ओके, सो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो जॉन रस्किन है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, लाइफ इमिटेट्स आर्ट इज एक्सपाउंडेड बाय। तो आर्ट, लाइफ जो है वो आर्ट को इमिटेट करता है, ऐसा किसने बोला था? जॉन रस्किन ने, अगेन ऑस्कर वाइल्ड ने, मैथ्यू आर्नोल्ड ने या फिर वॉल्टर पैटन ने। तो ऐसा जो था जॉन रस्किन ने बोला था, लाइफ इमिटेट्स द आर्ट इज एक्सपाउंडेड बाय द जॉन रस्किन। तो ऐसा जनरली तो ये जॉन रस्किन जो है एक इंग्लिश राइटर रहे हैं, फिलोसफर रहे हैं और एक आर्ट क्रिटिक्स रहे हैं विक्टोरियन एरा के। तो विक्टोरियन एरा जो कि 19th सेंचुरी में एक बहुत अच्छा, मतलब एक पार्ट को बताया जाता है लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइन को इंटरप्रेट करता है। तो विक्टोरियन एरा में जॉन रस्किन तो जो थे वो एक इंग्लिश राइटर थे, फिलोसफर थे और आर्ट क्रिटिक्स थे विक्टोरियन एरा में। सो प्लीज मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इंग्लिश लिटरेचर के कोर्स अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर। इसके लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो हमारे कोर्सेज अवेलेबल है यूजीसी नेट के लिए, सेट एग्जाम के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की थ्रू द स्टेट पीएससी भी अवेलेबल है और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो इन कोर्स में एनरोल के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, which character in Thomas Hardy novel, that is the mayor of the Casterbridge, sells his wife। तो कास्टरब्रिज, द मेयर ऑफ द कास्टरब्रिज एक बहुत फेमस नॉवल है थॉमस हार्डी का, जो कि विक्टोरियन एरा के बहुत फेमस नॉवलिस्ट रहे हैं। तो उसमें जो मेन कैरेक्टर है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मेन कैरेक्टर ने अपनी वाइफ को ही बेच दिया था एकदम स्टार्टिंग में, नॉवल के स्टार्टिंग में। तो वो जो कैरेक्टर है वो कौन है? इट्स ही इज अ न्यूसन, हेंचर्ड्स, गैब्रियल ओक और मैलबरी। तो देखिए ये सारे कैरेक्टर जो है ना, ये सारे कैरेक्टर आपको थॉमस हार्डी के नॉवल में दिखेंगे आपको, अगर आप इनको डिटेल में देखेंगे। बट इसमें जो करेक्ट आंसर है, द मेयर ऑफ द कास्टरब्रिज, इन विच द मेन हीरो, कह सकते हैं मेन हीरो, या फिर आप इनको कैरेक्टर भी कह सकते हैं, जिन्होंने अपनी वाइफ को सेल कर दिया था, वो थे माइकल हेंचर्ड्स, जिन्होंने अपनी वाइफ सुजैन को सेल कर दिया था स्टार्टिंग के, नॉवल के एकदम स्टार्टिंग में। आई थिंक सेकंड या थर्ड पार्ट में आपको दिख जाएगा, इवन फर्स्ट पार्ट में दिख जाएगा, मतलब चैप्टर में। तो उन्होंने अपनी वाइफ को पब्लिक मार्केट में ऑक्शन करके बेच दिया था और उनकी वाइफ को एक सेलर ने परचेज कर लिया था। और सेलर जो है उनकी वाइफ को ले जाता है और बाद में ये जो सुजैन है उस सेलर से शादी कर लेती है और वो हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं। और उसके बाद करीबन 18 साल बाद ये जो वाइफ है, उनकी असली वाइफ जो है, अपनी डॉटर को लेकर वहां पर आती हैं
उसी शहर में जहाँ पे उनको बेचा गया था, और तब जो है उनके हस्बैंड नहीं रहे थे। तो कुल मिलाकर मैं सारी स्टोरी आपको बता रहा हूँ, वैसे ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पे जो उनका नाम जो है करेक्ट आंसर है वो माइकल हेंचार्ट है। ओके, सो प्लीज मार्क बी इज अ करेक्ट आंसर, माइकल हेंचार्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यूरी हिप इज अ कैरेक्टर इन डेविड कॉपरफील्ड, इवानोहो, द क्रिसमस कैरल और द निकोलस निकलबे। तो देखिए ये जो डेविड कॉपरफील्ड और क्रिसमस कैरल और निकोलस निकलबे है, ये विक्टोरियन एरा के नॉवल हैं, ये जिनको आपके जो एक तरह से जो चार्ल्स डिकन ने इन नॉवल को लिखा है। तो यूरी हीप जो है कैरेक्टर है किसमें, डेविड कॉपरफील्ड में। तो ये एक बहुत फेमस उनका नॉवल वर्क रहा है डेविड कॉपरफील्ड, पढ़िएगा, बहुत अच्छा नॉवल है, जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन की स्ट्रगल को शो किया गया है कि कैसे वो गरीब होते हुए भी अपनी लाइफ को आगे अच्छा बनाता है, इसके बारे में बताया गया है। तो यूरी हिप जो है एक कैरेक्टर है डेविड कॉपरफील्ड में, सो प्लीज मार्क ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सर वॉल्टर स्कॉट नॉवेल्स। तो जो सर वॉल्टर स्कॉट के जो नॉवल हैं वो किस नाम से फेमस है, वैसेक्स नॉवल, वेवरली नॉवल, लेक नॉवल या फिर मालगुडी नॉवल। डेफिनेटली मालगुडी नॉवल तो नहीं होगा, ओके, बाकी के 3 ऑप्शन जो है आप डेफिनेटली बनाइएगा, क्योंकि मालगुडी नॉवल तो हमारे जो आर के नारायण के हैं उनके फेमस नॉवल रहे हैं, और मालगुडी एक फिक्शनल टाउन है। तो सर वॉल्टर स्कॉट के नॉवल जो है फेमस है किस नाम से, आपको बताना है। तो सर वॉल्टर स्कॉट के जो नॉवल्स हैं वो वेवरली नॉवल्स के नाम से फेमस हैं, और ये एक पूरी सीरीज है, जैसे आप हैरी पॉटर पढ़ते हैं, गेम्स ऑफ थ्रोन पढ़ते हैं, तो उसी तरह से वेवरली नॉवल्स भी फेमस हैं, जिसमें काफ़ी सारे नॉवल हैं, सीरीज है, कभी उसके बाद बातचीत बाद में करेंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो बी है, वेवरली नॉवल, सो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द रेनबो कवर्स द फॉलोइंग पीरियड। ओ, रेनबो क्या है, तो देखिए रेनबो एक वर्क है D.H. लॉरेंस का। तो D.H. लॉरेंस ने जो रेनबो जो वर्क है वो लिखा है, वो किस एरा पे, किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को शो करता है, प्री वर्ल्ड वॉर एरा, इंटर वर्ल्ड वॉर एरा, ईयर इंक्लूडिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और पोस्ट वर्ल्ड वॉर ईयर। तो आपको बताना है। तो देखिए रेनबो जो है, जैसा कि मैंने बताया, D.H. लॉरेंस ने इसके ऑथर हैं, ब्रिटिश ऑथर हैं, और इन्होंने इस नॉवल को पब्लिश कराया था 1915 में। तो ये 2 नॉवल का एक सीरीज है, पहला तो रेनबो के नाम से फेमस हुआ था, दूसरा वुमेन इन लव। वुमेन इन लव जो है अगेन इसका सीक्वल पार्ट है, ओके। और इसमें जो जिस टाइम पीरियड को शो किया गया है वो 1840 से 1905 के बीच को वो टाइम पीरियड जो है शो करता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपका प्री वर्ल्ड वॉर एरा है, प्री वर्ल्ड वॉर ईयर्स है। सो प्लीज, क्योंकि ये यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 में हुआ था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 में। तो ये पीरियड जो है उससे भी पहले का है, 1840 से 1905 का। सो प्लीज मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर, प्री वर्ल्ड वॉर ईयर, ओके। ये जो करेक्ट है वो ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ राइटर इज लेबल्ड एज यूनिवर्सिटी विट्स। तो ये भाई यूनिवर्सिटी विट्स जो है ये एक तरह का आप इंग्लिश लिटरेचर में इसको आप कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर एक ग्रुप है जो कि जिसके यूनिवर्सिटी विट्स के ऊपर मैं एक लेक्चर, सेपरेट लेक्चर बना चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप जाके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक पे क्वेश्चन जो है जनरली पूछा जाता है। तो यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर कौन कौन से राइटर शामिल हैं आपको बताना है। इसमें ऑप्शन है थॉमस लॉज, थॉमस विल्सन, वॉल्टर हिल, जॉन फ्लेचर, बेन जॉनसन, जॉर्ज पेली, थॉमस कीट, फ्रेंचिस ब्यूमांट एंड जॉन लैली, एंड देन डी ऑप्शन इज क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नैश। तो ये जो यूनिवर्सिटी विट्स जो है इनके जो मेंबर थे, तो जनरली इनके मेंबर वो मेंबर थे जो उस समय जो इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या फिर जो और यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हुआ करते हैं। तो यूनिवर्सिटी विट्स से पहले के जो ड्रामेटिस्ट थे ना, वो कोई भी लेमन पर्सन था, बट उसके बाद जो ड्रामेटिस्ट हुए वो जनरली ग्रेजुएट पर्सन ने उन नॉवल और ड्रामा को लिखा था, जिनमें फेमस थे क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नैश फ्रॉम द कैम्ब्रिज। तो ये कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे, ओके। देन नेक्स्ट है जो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए थे, वो थे जॉन लेले एंड थॉमस लॉज एंड जॉर्ज पेली, ओके। तो ये कुल मिला के 6 लोगों का ग्रुप था, बट एक और भी पर्सन था जो कि ना तो कैम्ब्रिज का था ना ऑक्सफोर्ड का था, उसे थॉमस कीट के नाम से जानते हैं। तो इसके अलावा थॉमस कीट ऑल्दो द पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स, बिकॉज उसके पास कोई ग्रेजुएट मतलब वो ना तो ऑक्सफोर्ड का मेंबर था
ना कैमरे से पढ़ा था, बट स्टिल ही वाज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी बिट्स। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दैट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो डी है, क्रिस्टोफर मार्ले, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नेश। ओके, क्योंकि इसमें एक दो वो ऑप्शन है जो कि इसके पार्ट नहीं है, जैसे वॉल्टर हिल जो है ये नहीं है पहले में, दूसरे में बेन जॉनसन नहीं रहे, एंड थर्ड में जैसे फ्रांसिस बेमॉन्ट नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है जिसमें तीनों के तीनों जो है यूनिवर्सिटी विट्स के मेंबर हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये टॉपिक जो है कवर होता है, ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की, तो ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, और भी जो क्वेश्चन है बहुत जल्दी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो अगर अभी भी कोई आपका सवाल है, आप हमसे यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया, आप जाके उनको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। इसके और हमारे कोर्स में इनरोल के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। ओके, तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ओके, सो थैंक यू।